गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बच्चों। आज बच्चों लगातार उसी सीरीज में आज हम लोग जूलॉजी का फिर से तीसरा लेक्चर स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर बेटा देखेंगे कि क्या क्या आज पढ़ने वाले। आज ये चैप्टर संभवतः खत्म हो जाएगा पूरी तरह से। जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं सजीव और निर्जीव में अंतर, आज फाइनल टच देंगे इस पे। आज पूरी तरह से ये खत्म हो जाएगा, पूरा फिनिश हो जाएगा और उम्मीद है कि आप इसको काफी अच्छे तरीके से बिल्कुल लिख करके याद कर लेंगे और एग्जाम में जैसे आएगा उसको आप लिख करके चले जाएंगे भाई। ठीक है, चलिए एक बार जल्दी से सारे बच्चे लाइव आ जाएं फटाफट जल्दी से। ठीक है भाई, ठीक है, जल्दी से लाइव आइए फटाफट। ठीक है भाई, जल्दी से लाइव आ जाइए फटाफट सारे बच्चे। वीडियो को शेयर करिए क्योंकि आज की क्लास काफी इंपॉर्टेंट है। वीडियो को शेयर करिए, लाइव भी करिए। ठीक है, सभी बच्चों का स्वागत है, सभी बच्चों का बिल्कुल मोस्ट वेलकम है। ठीक है बेटा, क्लास को स्टार्ट किया जाए भाई जल्दी से फटाफट। सभी का बेटा पुष्पेंद्र, रविंद्र, ठीक है, आशुतोष, प्रशांत सिंह, सभी बच्चों का बिल्कुल दिल से स्वागत है तिवारी एग्रीकल्चर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं आयुष सर बायोलॉजी बेटा आज आपको फिर से एक नई शुरुआत के साथ आज हम आपको दूसरा चैप्टर भी पढ़ाएंगे। ये चैप्टर अंत करेंगे, दूसरा चैप्टर पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, तो बेटा देखते हैं जरा क्या है। ठीक है बेटा, पढ़ा देंगे, सब पढ़ाएंगे, सभी चीज को पढ़ाया जाएगा भाई। ठीक है, तो देखो जरा यहाँ पे क्या लिखा है। यहाँ पे बेटा पहला पॉइंट बेटा यहाँ पे लिखा है अनुकूलन के बारे में, एडेप्टेशन के बारे में लिखा है भाई। ठीक है, यहाँ बेटा क्या लिखा है, एडेप्टेशन पर टिप्पणी लिखिए। ये सवाल आपके एग्जाम में आएगा कि आप एडेप्टेशन के ऊपर टिप्पणी कैसे लिखेंगे, क्या आप एग्जाम में लिख करके आएंगे बेटा। सारे पॉइंट आपको समझ के जाना भाई। ठीक है, सारे पॉइंट आपको यहाँ पर मेंशन करना है। ठीक है, चलो देखते जरा क्या है बेटा। अनुकूलन का मतलब क्या होता है पहले इसको समझिए आप, कैसे आप एग्जाम में लिखेंगे। ठीक है भाई, जल्दी सारे बच्चे भाई लाइव आ जाए फटाफट। बहुत सारे भी, ब्रिजेंद्र कुमार, ठीक है, आशीष यादव, बेटा जल्दी से। बहुत सारे बच्चे भी भाई छूट गए, जल्दी शेयर करो भाई, जल्दी आ जाए क्योंकि बेटा क्लास बिल्कुल टाइम से चलेगी, बिल्कुल एक्यूरेट टाइम से, क्योंकि आपके फ्यूचर का सवाल है और आपके फ्यूचर के साथ हम लोग कोई खिलवाड़ नहीं करेंगे। पूरी तरह से बिल्कुल पढ़ाया जाएगा, एक एक चीज आपको बताई जाएगी। ठीक है, तो बेटा बेटा सब होगी। पहले जो क्लास पढ़ाई जा रही है उसको आप जरूर पढ़िए, सारी क्लासेस कराई जाएंगी बेटा, पहले आप इसको पढ़िए अच्छे तरीके से। ठीक है बेटा, यहाँ पे क्या लिखा, अनुकूलन पर टिप्पणी करिए। बेटा अनुकूलन क्या होता है, एडेप्टेशन क्या होता है, आप कैसे लिखेंगे एग्जाम में और कैसे आप इसको मैनेज करेंगे एग्जाम में, कैसे आप लिखेंगे, काफी एग्जामिनर इंप्रेस होकर आपको नंबर दे। ठीक है बेटा, एडेप्टेशन वो चीज है, जैसे मान लीजिए होता क्या है, आप मान लो अपने इस समय अपने यूपी में बारिश हो रही है, हर जगह पे बरसात हो रही है, अपने यूपी में हर जगह बरसात हो रही है बेटा। अब क्या हो गया, यहाँ पर जो बारिश हो रही है उस बारिश के अकॉर्डिंग, जब ये मौसम किसका है, ठंडी का मौसम आने वाला है, मतलब धीरे धीरे आ रहा है, तो बेटा हम लोग क्या कर रहे थे, गर्मी का मौसम बिल्कुल झेल करके अब बिल्कुल ठंडी के मौसम की तरफ आ रहे थे। मतलब ये हो गया कि हमारी बॉडी पहले गर्मी को झेली, अब किसको झेलेगी बेटा, ठंडी को। मतलब ये अनुकूलन ही है, जो हम एक बार ठंडी झेलते हैं, एक बार गर्मी झेलते हैं, फिर ठंडी आएगी, फिर बरसात आएगी। ये एक प्रकार का एडेप्टेशन, हम अपने आप को चेंज करते हैं, अपने आप को बदलते हैं, अपनी बॉडी को बदलते हैं, ये हमारी बॉडी अडाप्ट हो जाती है उस मौसम के प्रति। तो बेटा इसे क्या बोलेंगे, अनुकूलन बोलते हैं। तो अनुकूलन बेटा आप कैसे लिखेंगे, ठीक है, अनुकूलन के यहाँ पे आप कैसे मैच करेंगे, 2000 क्या लिखा है यहाँ पे अनुकूलन में, आपको लिखना क्या है एग्जाम में, ऐसे लिखना बेटा, जीवधारियों में स्वयं का परिस्थितियों के अनुसार ढाल लेने की क्षमता को बेटा अनुकूलन कहते हैं। मतलब ठंडी पड़ रही तो हमने बॉडी को अपना ऐसे अडॉप्ट कर लिया कि हमें ठंडी भी नहीं लग रही है, गर्मी इतनी पड़ रही है कि हमने गर्मी के हिसाब से अपनी बॉडी के अडॉप्ट कर लिया, गर्मी भी लग रही है लेकिन कोई दिक्कत नहीं हो रही है। बारिश इस समय हो रही है बेटा, हमने अपनी बॉडी को अडॉप्ट कर लिया, कोई दिक्कत नहीं हो रही बिल्कुल। तो मौसम के हिसाब से अपने शरीर को, अपनी बॉडी को बदलना, चेंज करना, बचाना बेटा क्या कहलाता है, एडेप्टेशन कहलाता है। दूसरा में बेटा लिखा है जैसे ऊंट, क्या लिखा बेटा, ऊंट के बारे में उसने एग्जाम्पल लिखा है, अगर आप इसको लिख देंगे तो काफी नंबर अच्छा मिल जाएगा। यहाँ पे बेटा लिखा है ऊंट की संरचना उसे मरुस्थलीय जीवन के अनुकूलन होती है, मतलब उसकी संरचना, उसके बॉडी का स्ट्रक्चर काफी लंबा होता है, काफी ऊंचा होता है। अगर छोटा कोई जानवर हो तो गर्मी से तप के मर जाए, क्योंकि आपको पता है मरुस्थल में गर्मी बहुत ज्यादा होती है, काफी लंबे हाइट का होता है, वहां पे पानी कम मिलता है, लेकिन वो एक बार पानी पीने के बाद 6 महीने तक वो अपनी बॉडी को चलाता है। मतलब उसको उस सिचुएशन के हिसाब से ढलना होता है, एडॉप्ट करना होता है, अनुकूल करना होता है, तो तभी जाकर के वहां पे रह पा रहा है। लेकिन अगर सोच के देखो वो लगातार पानी पीता रहे रोज, तो वहां मरुस्थल में पानी कहां मिलेगा।
तो नुकसान हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी, तो अपनी बॉडी को अडॉप्ट नहीं कर पाएगा भाई। ठीक है, देख लो यहाँ पे बेटा, यहाँ पे हो गया क्या, जीवधारियों में स्वयं की परिस्थितियों के अनुसार ढाल लेने की क्षमता को बेटा अनुकूलन कहते हैं। जैसे ऊंट की संरचना उसे मरुस्थलीय जीवन के अनुकूल होती है, मतलब वहां पर वो अडॉप्ट कर लेता है। ये आंसर आपका हो गया। तो आंसर बेटा स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, इसको बेटा जल्दी से स्क्रीनशॉट ले, फिर आगे चलते हैं हम लोग फटाफट नेक्स्ट सवाल की तरफ। गुड इवनिंग सभी को बेटा, गुड इवनिंग। ठीक है, गुड इवनिंग बेटा। एक ही क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अभी जो बच्चे नहीं देख रहे वीडियो को, बाद में चल करके वो बहुत उनके साथ दिक्कत होने वाली है, क्योंकि जब एग्जाम आता बेटा, एग्जाम का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है बेटा। वो प्रेशर मत आने दीजिए अपने आप के ऊपर, इतना मेहनत करिए बिल्कुल मजा आ जाए, पढ़ने में बिल्कुल इंटरेस्ट आ जाए, आप एग्जाम में लिख करके चले आइए, ताकि आपके जो दोस्त जो नहीं देख रहे हैं, जो सो रहे हैं अभी, जब वो जगेंगे तो बहुत लेट हो चुकी होगी। लेकिन आज आप जग रहे हैं, इसका फायदा आपको कल मिलेगा बेटा, जरूर मिलेगा। बिल्कुल ध्यान से पढ़िए, बिल्कुल मन से पढ़िए बेटा। चलो बेटा अगला देखते हैं जरा क्या लिखा है बेटा यहाँ पे, दूसरा सवाल। बेटा सजीव तथा निर्जीव में अंतर। बेटा इसके बारे में मैंने कई बार आपको बताया है कि सजीव को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, लिविंग बोलते हैं। क्या बोलेंगे बेटा, लिविंग बोलेंगे। और निर्जीव को बेटा क्या बोलेंगे, नॉन लिविंग बोलते हैं। ये 2 पॉइंट आपको आने चाहिए, आपको हिंदी इंग्लिश दोनों आने चाहिए, क्योंकि अगर आप इंग्लिश लिख देंगे तो एग्जामिनर बिल्कुल इंप्रेस हो जाएगा, बिल्कुल खुश हो जाएगा, बोलेगा बिल्कुल नए तरीके का बॉयज मिला, नए तरीके का लड़का मिला जिसने पढ़ा है। तो अगर आप हिंदी इंग्लिश दोनों मिला के लिखेंगे तो नंबर बहुत अच्छे मिलेंगे। मतलब यहाँ पे लिविंग लिख देंगे सजीव को, निर्जीव को नॉन लिविंग लिख देंगे तो काफी बेहतर हो जाएगा, काफी बेटर हो जाएगा। ठीक है, ये बात आपको समझ के जानी बेटा। सजीव निर्जीव में क्या अंतर बेटा, ठीक है। हाँ बेटा डेली क्लास चलती है, डेली क्लास यहाँ चलती है भाई। चलो भाई देखो जरा फाइनल, आज बेटा हम इस चैप्टर को खत्म करेंगे पूरी तरह से, जो सजीव निर्जीव का है। तो बेटा स्क्रीनशॉट ले लेना, एक एक पॉइंट बिल्कुल छाप लेना, याद हो जाएगा बेटा। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, सजीव लिखा आकार एवं आकृति निश्चित होती है, मतलब इनका आकार और आकृति बेटा कैसी होगी, निश्चित होती है, जो सजीव होते हैं। बट बेटा यहीं पर देखेंगे आप निर्जीव में आकार और आकृति अनिश्चित होती है बेटा, इसको आप देख करके जाओ। पहला सबसे बड़ा अंतर आपको मिलेगा कि जिसमें आकार और आकृति निश्चित होती है उसे बेटा सजीव बोलेंगे, जिसमें आकार और आकृति अनिश्चित होती है उसे बेटा निर्जीव बोलेंगे। क्यों, क्योंकि आपको पता है कोई कुर्सी है, कोई चेयर है, उसके ऊपर धूल मिट्टी जमती चली गई, उसका आकार बदलता चला गया, उसके आकार को कभी भी आप बदल सकते हो। जैसे हमारा शरीर है, ये हम इसके आकार को नहीं बदल सकते। ऐसा थोड़ी कि हाथ को उखाड़ के अपने सर पे लगा लेंगे, कभी नहीं लगा सकते हैं। लेकिन कुर्सी का क्या है, कुर्सी का डंडा लगा के कहीं और लगा दो, पैर लगा के कहीं और लगा दो, उसका आकार आपने बदल दिया, तो उसका आकार तो अनिश्चित है। उसको तोड़ करके आप स्टूल बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हो, मतलब उसका आकार अनिश्चित है, आकृति अनिश्चित है। पर बेटा जो सजीव है उसका आकार बिल्कुल फिक्स है, निश्चित है, जो भगवान ने बनाया है वही रहेगा, जो नेचर ने बनाया है वही रहेगा। पर कुर्सी मेज तख्त दरवाजा को हम बनाते हैं, आप बनाते हैं, कभी भी उसको बदल सकते हैं, कभी भी चेंज कर सकते हैं उसकी आकृति को, आकार को। जैसे आपको पता है कि जब घर में कोई तख्ता टूटता है, कोई दरवाजा टूटता है, तो उसका बेटा हम लोग क्या बनते हैं, गांव में बैठने के लिए पीढ़ा बना लेते हैं। जबकि ऐसा थोड़ी ना है कि हाथ टूट गया तो हाथ यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे कोई दूसरा लगा लेंगे, चेंज कर लेंगे, लेकिन उसी फिटिंग का आना चाहिए, सिस्टम में आना चाहिए, नेचुरल होना चाहिए, प्राकृतिक तरीके का होना चाहिए। ठीक है भाई, चलो उम्मीद समझ में आ गया होगा बेटा। हाँ भाई बिल्कुल सही। दूसरा बेटा लिखा है जीवधारियों का शरीर कोशिकाओं से बना होता है, कोशिका शरीर की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई होती है। बिल्कुल सिंपल सी, पूरे शरीर को बनाने के लिए बेटा हमारे पास सेल की आवश्यकता होती है, और कोशिका के अंदर बेटा कोशिका द्रव्य पाया जाता है, ये बात आपको भी पता है, अच्छे तरीके से पता है। तो वो सजीव हो गई बेटा। यानी क्या है, निर्जीवों का निर्माण बेटा कोशिकाओं से नहीं होता, सिंपल सी बात है। क्या कुर्सी के अंदर कोई सेल पाई जाएगी, नहीं पाई जाएगी। कुर्सी के अंदर पाई जाएगी, मेज के अंदर पाई जाएगी, क्या गाड़ी मोटर के अंदर पाई जाएगी, नहीं पाई जाएगी। क्या ईंट के अंदर पाई जाएगी, नहीं पाई जाएगी। लेकिन अगर सजीव है, सजीव मतलब कुछ भी, अगर वो पौधा है तब भी सजीव है, पौधा है तब भी सजीव है, ठीक है, पौधा है तब भी सजीव है। कोई भी पौधा हो, छोटा से छोटा बड़ा से बड़ा, कोई भी जानवर हो, छोटा से छोटा बड़ा से बड़ा, जिसके अंदर जान है वो सजीव है, जिसके अंदर जान नहीं वो निर्जीव है, काम खत्म। बोलो बेटा इतनी बात समझ में आई नहीं है बेटा, बिल्कुल सभी को भाई, ठीक है, ठीक है भाई।
ठीक है भाई, मन्नू बेटा पढ़ लो अच्छे से, फ्यूचर आपका बनने वाला अगर मन्नू बेटा पढ़ लोगे तो। अगला सवाल तीसरा बेटा लिखा, कोशिकाओं में जीवद्रव्य पाया जाता है, समस्त जैविक क्रियाएं जीवद्रव्य द्वारा संपन्न होती हैं। बेटा मैं बार बार आपको पहली क्लास में बता दिया था कि अगर आप मेरी एक क्लास देखेंगे तो उसका 4 क्लास आपको समझ में आएगा। अगर आप एक भी क्लास नहीं देखेंगे पहली क्लास तो अगली 4 क्लास समझ में नहीं आएगा। तो बेटा हर एक क्लास जरूर देखिए, क्योंकि लोग कहते हैं ना कि करत करत अभ्यास, आप छोटे छोटे चीजों से अभ्यास करते हैं और वही आपके बड़े लेवल पर पहुंचा देती है। बेटा ईमानदारी से हमारी बात को सुनिए, पढ़िए, अपने जीवन में उतारिए, आप अपना कैरियर बनाइए, अपनी जिंदगी बनाइए। तो बेटा तो जो सजीव बेटा होगा उसके अंदर जीवद्रव्य पाया जाएगा, और बेटा निर्जीव के अंदर बेटा यहाँ पर जीवद्रव्य नहीं पाया जाएगा, जीवद्रव्य नहीं पाया जाएगा। चलो अगला, जीवधारी में बेटा पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, प्रचलन आदि क्रियाएं होती हैं। जाहिर सी बात है बेटा, हम लोग चलते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, पर कोई कुर्सी मेज तक दरवाजा नहीं घूमता, क्योंकि वो निर्जीव है। बेटा निर्जीव में ये सारी प्रक्रिया नहीं चलती है, ये बात आप लिख के चले आना बेटा। ओके, बहुत बढ़िया। एक हमारे स्टूडेंट भैया आश्रय पटेल, यहां लिखा है, देखो किसी बच्चे ने बेटा लिखा है कि आश्रय, लिखा सर मैं ठीक है CUT UG में HNB सेंट्रल यूनिवर्सिटी मिल गया। देखो ये हमारे पढ़ाई हुए स्टूडेंट है। थैंक यू बेटा आश्रय। बेटा आश्रय एक बार आप, ये जो बच्चे हमें लाइव देख रहे हैं बेटा आश्रय, एक बार आप जरूर बता दो कि क्लास में हम कैसा पढ़ाते हैं, या पूरी टीम कैसी पढ़ाती है, पूरा तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी कैसा पढ़ाता है ऑफलाइन में। बेटा आश्रय एक बार आपके मुझसे सुनना चाहूंगा अपने बारे में, पूरी टीम के बारे में जरूर बेटा बता दो, ताकि सारे बच्चे एक बार देख ले भाई। ठीक है, थैंक यू बेटा आश्रय, थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया, तुम्हारा हो गया बिल्कुल, बहुत अच्छा। चलो भाई ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई बेटा। चलो बेटा आगे देखते हैं क्या लिखा है। बेटा लिखा है 5वां पॉइंट, ठीक है 5वां पॉइंट लिखा है बेटा, ठीक भाई लिखा है, सजीवों में आंतरिक वृद्धि होती है, यह एक निश्चित अनुपात में होती है। बिल्कुल सही भाई, ये बात मैंने बता दिया है। ठीक है, ठीक भाई। शालिनी देवी कह रही है वायरस क्या होता है। जब वायरस पढ़ाएंगे तो आपको वायरस बताएंगे क्या होता है वायरस। ठीक है, अभी बेटा वायरस नहीं पढ़ा रहे हैं। ठीक भाई, अभी वायरस नहीं पढ़ा रहे। चलो भाई, निर्जीव में बेटा प्रायः नहीं होता, वृद्धि प्रायः होती है, यह समान अनुपात में होती है। ठीक भाई, यहाँ पे दोनों हो गए भाई, दोनों पॉइंट। 6वां पॉइंट बेटा लिखा है, सजीवों में अनुकूलता का गुण पाया जाता है, जबकि निर्जीव में अनुकूलता का गुण नहीं पाया जाता। बेटा कुर्सी को आप बाहर रख दो धूप में, क्या उसे ठंडी गर्मी लगेगी? नहीं लगेगी। बट अगर हमें आपको खड़ा कर दिया जाए ठंडी गर्मी में तो एकदम कुड़कुड़ा जाएंगे, बिल्कुल कुड़कुड़ा मतलब पसीना पसीना हो जाएंगे, ठंडी से बिल्कुल, ठंडी हमारे बिल्कुल सिकुड़ जाएंगे। बात समझ रहे हैं हमारी? बेटा हो गया, वातावरण से अनुकूलतम होते भैया। ठीक है, यहां गुण नहीं पाया था, तो अंतर आपको पता है बेटा, अंतर आपको पता है। बहुत बढ़िया भाई आश्रय बेटा, थैंक यू सो मच। आश्रय ने बिल्कुल मजा लगा दिया, बहुत बढ़िया। एक बार बेटा वीडियो को लाइक कर दीजिए सारे बच्चे, जो बच्चे देख रहे हैं भाई। बेटा एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए भाई, सारे बच्चे जो हमें देख रहे हैं भाई। ठीक है भाई, एक बार वीडियो को लाइक कर दो बेटा, अगर मन करे, अगर आपके लिए पढ़ाया जा रहा है तो। ठीक बेटा, ठीक भाई, चलिए आगे चलते बेटा, अगला चलते बेटा, नेक्स्ट चलते हम लोग। नेक्स्ट क्या है तो बेटा 7वां पॉइंट हमारे पास है। 7वां पॉइंट, सजीवों में गति एवं प्रचलन का गुण पाया जाता है। बिल्कुल सही बात है बेटा, सजीव चल सकते हैं, प्रजनन कर सकते हैं, सब कर सकते हैं, पर बेटा निर्जीवों में ये प्रक्रिया नहीं होती है। ठीक है, अगला बेटा लिखा है, सजीव अपने जैसी संतान उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं, जैसे जीवाणु, शैवाल, कवक, पादप, अमीबा, कीट, मछली, पक्षी, सर्प, मानव, ये सब जनन करते हैं और बच्चे पैदा करते हैं। लेकिन बेटा निर्जीवों में ऐसा नहीं होता। सोच के देखो, अगर कुर्सी बच्चे पैदा करती तो कुर्सी खरीदने की जरूरत हमें ना होती, और टीवी अगर बच्चे पैदा करती तो टीवी खरीदने की भी जरूरत ना होती। अगर फ्रिज भी पैदा करता तो फ्रिज हम क्यों लेते? नहीं लेते भाई, फ्रिज क्यों लेते हम शादी? बताओ, लोग कहते हैं हमें शादी में फ्रिज चाहिए। अरे बेटा हमें फ्रिज नहीं चाहिए, अगर फ्रिज बच्चे पैदा करती, नहीं कर पाए क्योंकि वो निर्जीव है। सोच के देखो, जो भी आप सोचो, मोबाइल अगर बच्चे पैदा करती तो आप मोबाइल ना खरीदते, मोबाइल से मोबाइल बनाते चले जाते, एप्पल का, सैमसंग का, बड़े बड़े आईफोन। बेटा निर्जीव चीजें कभी भी जनन नहीं कर सकती हैं।
ठीक है भाई, हमारी बात आप समझ रहे हैं ना बेटा? ठीक है, हाँ भाई, ठीक है ना भाई, हमारी बात समझ रहे हैं ना बेटा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारे बच्चों ने मोबाइल बना के भेज दिया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बिल्कुल बहुत बढ़िया दीपक बेटा। ठीक भाई, चलिए हमारी बात बेटा आपको समझ में आ रही होगी। बिल्कुल एग्जाम्पल आपको, बिल्कुल आपके घरेलू एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ, बिल्कुल आपके घर में बैठ के पढ़ा रहा हूँ, आपके मोबाइल स्क्रीन पे बैठ के पढ़ा रहा हूँ। बिल्कुल आप घर नहीं पढ़ रहे हैं, हमारे सामने बैठ के पढ़ रहे हैं। बिल्कुल मन से पढ़ो बेटा, हमें सुनो बस, खाली कथाओं को सुनिए हमारी, अपने आप ज्ञान हो जाएगा। ठीक है भाई, चलो बेटा आगे चलते, बिल्कुल नेक्स्ट अगला बेटा। अब बेटा हमारे पास एक नया चैप्टर आ रहा है, आज हम लोग नया चैप्टर की शुरुआत करेंगे बेटा। दूसरा चैप्टर हमारे पास बेटा है एनिमल सेल, प्राणी कोशिका। बहुत सारे बच्चे कह रहे थे सर सेल कब पढ़ाएंगे, सेल कब पढ़ाएंगे, लो आज सेल पढ़ा ही देंगे हम। बिल्कुल तैयार हो जाओ बेटा, तैयार हो जाओ, बिल्कुल तैयार हो जाओ भाई, बिल्कुल बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बोलो बेटा समझ आ रहा है ना? बिल्कुल कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा? पहले ये बताओ, हमारे साथ आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है? बिल्कुल इस समय यूपी में बिल्कुल ताबड़तोड़ तरीके से बिल्कुल बायोलॉजी की बिल्कुल क्लास चल रही बेटा, ऑफलाइन में बिल्कुल पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल बच्चे बिल्कुल मजा, बिल्कुल जबरदस्त तरीके से पढ़ रहे हैं बेटा। आप भी आज ही तैयार हो जाओ, 11th और 12th बिल्कुल रट डालो, मजा आ जाएगा। ठीक है चलो बेटा स्टार्ट करते हैं क्लास में। यहाँ पे प्राणी विज्ञान में प्राणी कोशिका में क्या लिखा है बेटा? हाँ बेटा, अभी आप केवल 11th 12th पढ़िए, आपको सब बता दिया जाएगा कैसे आपको यहाँ पे क्या करना, कैसे क्या तैयारी करनी है। आप उसके लिए बिल्कुल परेशान मत होइए, केवल आप बस जुड़े रहिए तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी से, बस बाकी कुछ नहीं करना। बाकी आप कोई भी कुछ भी कहे, किसी की बात नहीं सुननी है, केवल आपको तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी की बात सुननी है। यहाँ पे जो पढ़ाया जा रहा आप पढ़िए, सब मजा आ जाएगा। चल बेटा पहला सवाल बेटा क्या लिखा है? बिल्कुल बेटा कॉन्फिडेंस का दूसरा नाम बेटा आयुष सर है भाई, ऐसा पढ़ा देंगे बिल्कुल मजा आ जाएगा, सिलेक्शन नहीं रुकेगा कहीं भी, केवल आप पढ़ लो मन से, हमारी बात सुन लो बेटा बस ध्यान से। ठीक है भाई बेटा देखो जरा पहला सवाल यहाँ लिखा बेटा, कोशिका का पहला सवाल हमारे पास है, बहुत अच्छे से बेटा समझना बिल्कुल क्या बताने वाले हैं। बेटा लिखा डीएनए तथा आरएनए की पायरीमिडीन में क्या अंतर होता है? बेहतरीन सवाल है बेटा। डीएनए के आरएनए तथा डीएनए तथा आरएनए के पायरीमिडीन में क्या अंतर होता है, कैसे आप बेटा लिखेंगे, कैसे आप लिखेंगे एग्जाम में, कितने तरीके से? बेटा अगर मैं आपको डीएनए तथा आरएनए में अंतर बताऊं तो बेटा अगर मैं इसको हटाना चाहूं जरा एक बार इस पेज को, एक बार मैं आपको हटा के दिखा दे रहा हूं क्या है, कैसे आप लिखेंगे बेटा एग्जाम में डीएनए तथा आरएनए में। ठीक भाई देखो जरा क्या है, हटाते फिर फटाफट आपको बहुत बेहतरीन तरीके से बताते हैं और कैसे आप एग्जाम में लिख के आएंगे। बेटा देखो जरा, हमने बोला बेटा सबसे पहले एग्जाम में कैसे आप लिखोगे बेटा, ध्यान सुनना बेटा हमारी बात। यहां लिखा है बेटा नाइट्रोजनी क्षार, क्या लिखा है? नाइट्रोजनी क्षार, बहुत ही बेहतरीन तरीके से नाइट्रोजनी क्षार, इसे बोलते हैं नाइट्रोजिनस बेस। हमारी बात बिल्कुल सुनते रहना, केवल नाइट्रोजिनस बेस बोलते हैं इसे अंग्रेजी में, और हिंदी में बोलेंगे बेटा नाइट्रोजनी क्षार। ठीक है, सबसे पहला सवाल बेटा हमारे पास ये आता है कि नाइट्रोजनी क्षार हमारे पास कितने प्रकार के होते हैं? दो। कितने प्रकार के होते हैं? दो। आप ऐसे एग्जाम लिखेंगे जैसे मैं लिख रहा हूं, दो प्रकार के नाइट्रोजनी क्षार, दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। जब आप लिख देंगे ऐसे एग्जाम में ना बेटा, पूरा नंबर उतर जाएगा कॉपी में। चलो भाई पहला नाम हमारा होता है यहाँ पे प्यूरिन। क्या नाम होता है? प्यूरिन्स। पहला नाम होता है प्यूरिन्स, प्यूरिन्स नाम होता है प्यूरिन्स। दूसरा हमारे पास नाम होता है पिरीमिडीन्स, या पायरीमिडीन बोलेंगे या पिरीमिडीन्स बोलेंगे, कुछ भी आप बोलिए, सबका मतलब एक ही है। पायरीमिडीन बोलिए, पिरीमिडीन्स बोलिए, पायरीमिडीन्स बोलेंगे, कुछ भी बोलिए, बात बराबर है, पायरीमिडीन्स। ध्यान सुनो बेटी, जो प्यूरिन्स होता है इसमें दो चीज आती है, इसमें दो चीज आती है। पहला आता है इसमें एडेनिन, पहला नाम आएगा एडेनिन, ऐसे आपके एग्जाम में लिख देना एडेनिन, और दूसरा नाम होता है ग्वानिन, ग्वानिन। और यहां पे हमारे पास तीन नाम आते हैं, तीन नाम आते हैं हमारे पास, तीन नाम। पहला नाम आता है थायमीन, थायमीन, दूसरा होता है साइटोसिन, दूसरा होगा साइटोसिन, तीसरा होगा हमारे पास यूरेसिल, तीसरा नाम होगा हमारे पास यूरेसिल। आप ऐसे लिख देना, आप लिखेंगे नाइट्रोजनी क्षार दो प्रकार के होते हैं,
पहला होता है प्यूरिन्स, दूसरा होता है पिरिमिडिन्स। फिर आप लिखेंगे प्यूरिन्स दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है एडेनिन, दूसरा होता है ग्वानिन। फिर आप लिखेंगे पिरिमिडिन्स तीन प्रकार के होते हैं, थायमिन, साइटोसिन, यूरेसिल। अब इसको लिखोगे कैसे, देखो जरा कैसे लिखोगे, ऐसे शॉर्ट में कैसे लिखोगे भाई, देखो जरा शॉर्ट में कैसे लिखोगे, देखो जरा कैसे लिखोगे, कैसे लिखोगे, तो ऐसे बेटा ऐसे लिख, इसको लिखते हैं ए, इसको लिखेंगे जी, इसको लिखेंगे टी, नाम याद करो टी, इसको लिखेंगे सी और इसको लिखेंगे यू। क्यों लिखेंगे, देखो जरा हमारी बात ध्यान समझो जरा, क्यों लिखेंगे तो भाई, तो जरा ए एडेनिन मतलब क्या हो गया, ए एडेनिन को ए से लिखते हैं, ग्वानिन को जी से लिखते हैं, थायमिन को टी से लिखते हैं, साइटोसिन को सी से लिखते हैं, यूरेसिल को यू से लिखते हैं। ऐसे एग्जाम में आपको सिंबल दे देगा, बताओ सी का मतलब क्या होता है, तो आप लिख देना साइटोसिन, यू का मतलब क्या होता है यूरेसिल, टी का मतलब क्या होता है थायमिन, जी का मतलब क्या होता है ग्वानिन, ए का मतलब क्या होता है एडेनिन। ऐसे याद करके जाओ, मजा आ जाएगा, लिख के चले आना, नंबर मिल जाएगा, पूरा नंबर मिल जाएगा भाई, नंबर मिल जाएगा भाई, ठीक है भाई, नंबर मिल जाएगा भैया। ATGC बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बताओ पहले इतनी बात समझ में आई कि आपको नहीं आई, पहले हमें एक बार यस यस बता दो, उसके बाद आपको अगला पॉइंट बताते हैं। पहले बताओ इतनी बात समझ आई जो बताया मैंने, स्क्रीनशॉट ले लो जरा, इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, स्क्रीनशॉट लो भाई। हाँ बता रहे बेटा, बता रहे हैं, सारे नहीं बता रहे भाई। प्यूरिन क्या होता है, प्यूरिन भी एक प्रकार का नाइट्रोजनी क्षार होता है, प्यूरिन नाइट्रोजनी क्षार है, प्यूरिन्स नाइट्रोजनी क्षार है, नाइट्रोजनी क्षार है, नाइट्रोजन के क्षार पाए जाते हैं। और ये सब क्षार लिखे हैं, एडेनिन क्षार, ग्वानिन क्षार, थायमिन क्षार, साइटोसिन क्षार, यूरेसिल क्षार, दिस इज ए क्षार बेसिक। चलो भाई बताओ, भाई बताओ, बताओ भाई, बताओ बताओ जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, बताओ 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 जल्दी बताओ, जल्दी बताओ भाई। फिर आगे चलते हैं, कदम और बेहतरीन चीज आपको बता देते हैं, फिर आपको बता देते हैं कि एडेनिन और डीएनए और आरएनए के पिरिमिडिन में क्या अंतर है। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, बिल्कुल नोट्स बनाते रहो, नोट्स बनाते रहो, नोट्स बनाते रहो, बिल्कुल। ज्ञानेंद्र वर्मा ने बिल्कुल सही बोला है बेटा, ज्ञानेंद्र वर्मा थैंक यू सो मच, बेहतरीन सवाल भाई। चलो भाई देखते जरा आगे क्या है। तो बेटा अब मैं यहां लिख रहा हूं डीएनए, अब मैं यहां क्या लिख रहा हूं डीएनए, इसको मैंने लिखा डीएनए और इसको मैंने लिखा यहाँ पे आरएनए, आरएनए। अब बात तो समझो भाई, डीएनए आरएनए में हमारे पास क्या आ गया, क्यों जरा डीएनए के अंदर भाई, डीएनए के अंदर जो पहला होता है भैया उसे क्या बोलेंगे एडेनिन, क्या बोलेंगे एडेनिन, एडेनिन, एडेनिन को हम लोग ए से लिखते हैं ए। इसके अंदर क्या पाया जाएगा ग्वानिन, क्या पाया जाएगा ग्वानिन, याद करो बेटा ग्वानिन, ग्वानिन क्या पाया जाएगा ग्वानिन। उसके बाद क्या पाया जाएगा थायमिन, क्या पाया जाएगा यहाँ पे क्या बोलेंगे, यहाँ बोलेंगे थायमिन, क्या बोलेंगे यहाँ बोलेंगे थायमिन, थायमिन यहाँ बोलेंगे टी, और यहाँ पे बेटा क्या बोलेंगे एडेनिन थायमिन ग्वानिन, उसके बाद एडेनिन ग्वानिन थायमिन, इसके बाद यहाँ लिखेंगे साइटोसिन, क्या लिखेंगे साइटोसिन बोलेंगे, साइटोसिन यहाँ लिख देंगे सी। ये तो आपका हो गया डीएनए के अंदर ये सब पाए जाते हैं। चलो बेटा देखो दूसरा 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 क्या, दूसरा देखो जरा फटाफट जल्दी से। दूसरा यहाँ पे लिखा हमने आरएनए, आरएनए दूसरा क्या पाया जाएगा आरएनए में पहला, यहाँ पर भी बोलेंगे क्या एडेनिन, क्या बोलेंगे एडेनिन, आरएनए में भी एडेनिन पाया जाएगा, इसे बोलेंगे ए। दूसरा क्या बोलेंगे यहाँ बोलेंगे ग्वानिन, क्या बोलेंगे ग्वानिन, ग्वानिन कैसे लिखेंगे जी। बेटा अब यहाँ पे थायमिन, थायमिन नहीं पाया जाएगा, यहाँ पे थायमिन की जगह क्या पाया जाएगा यूरेसिल, क्या पाया जाएगा यूरेसिल, यूरेसिल बेटा कैसे लिखेंगे यू, और यहाँ पे बेटा क्या लिखेंगे साइटोसिन, क्या लिखेंगे साइटोसिन, क्या लिखेंगे साइटोसिन, साइटोसिन कैसे लिखेंगे सी। अब बात को समझो जरा, क्या अंतर है दोनों में, डिफरेंस क्या है दोनों के अंदर, डिफरेंस क्या, अंतर क्या, अंतर समझो भैया अंतर। तो भैया एडेनिन बेटा डीएनए में पाया जाता है, एडेनिन बेटा आरएनए में भी, ग्वानिन बेटा डीएनए में पाया गया, ग्वानिन बेटा आरएनए में भी, लेकिन थायमिन, थायमिन केवल डीएनए में पाया जाता है, जबकि यहां पर यूरेसिल पाया जाता है। मतलब आरएनए डीएनए में केवल एक अंतर है, डीएनए में थायमिन पाया जाएगा, यूरेसिल नहीं पाया जाएगा, आरएनए में यूरेसिल पाया जाएगा, थायमिन नहीं पाया जाएगा। फिर से रिपीट करो, मैंने बोला डीएनए के अंदर थायमिन पाया जाएगा, यूरेसिल नहीं पाया जाएगा,
आरएनए के अंदर यूरेसिल पाया जाएगा, थायमिन नहीं पाया जाएगा। सबसे बड़ा अंतर, डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल होता है, आरएनए का नाम राइबोज न्यूक्लिक अम्ल होता है। बट ये अंतर नहीं है डीएनए आरएनए में। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि डीएनए आरएनए में अंतर बताओ, तो बहुत सारे बच्चे बोल देते हैं डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल, राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। ये बता अंतर नहीं है, ये उसका फुल फॉर्म है। आपसे जब कोई बोले डीएनए का पूरा नाम बताओ तो आप बताएंगे डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। जब आपसे कोई बोले आरएनए का पूरा नाम बताओ, राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। लेकिन जब अंतर पूछे तो अंतर आप क्या बताएंगे? जब आपका एग्जामिनर आएगा पूछे तो आप क्या बताओगे? यही बताना कि डीएनए में थायमिन पाया जाता है, यूरेसिल नहीं पाया जाता। आरएनए में यूरेसिल पाया जाता है, थायमिन नहीं पाया जाता। यही सबसे बड़ा अंतर होता है, सबसे धुआंधार अंतर होता है। चलो बेटा, हमारी बात समझ आ गई? समझ आ गया भाई? समझ आ गया भाई? जल्दी बताओ, जरा समझ में आ गया? बोलो बेटा, तो जरा अंतर क्या है? डीएनए में थायमिन पाया जाता है, थायमिन मतलब क्या बोलेंगे? टी साइटोसिन, तथा आरएनए में यूरेसिल और साइटोसिन। आरएनए में यूरेसिल पाया जाता है, यूरेसिल मतलब क्या होता है? यू। मैंने बता दिया क्या अंतर, सबसे बड़ा अंतर मतलब यही है। डीएनए में थायमिन और यूरेसिल पाया जाएगा, आरएनए में यूरेसिल और साइटोसिन पाया जाएगा। पिरिमिडीन के बारे में बात कर रहा है तो आप लिख लेंगे यहाँ पे ऐसे। आपका आंसर आपके पास भाई। चलो भाई, समझ आ गया? जगदीश यादव, नमस्ते बेटा। जगदीश बेटा भी हमारे यहाँ से सिलेक्टेड स्टूडेंट है। तो बेटा अगला देखते हैं सवाल मेरे पास क्या है। अगला सवाल ठीक है बेटा, पादप तथा जंतु कोशिका में एक मुख्य अंतर बताइए। बेटा आपको पता है कि पादप और जंतु कोशिका में सबसे बड़ा अंतर क्या होता है? पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, हरित लवक पाया जाता है। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति और हरित लवक नहीं पाया जाता। ये बात आपको पता अच्छे तरीके से। सबसे बड़ा अंतर बेटा क्या है? पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति कोशिका कला होती है। ठीक है भाई, मतलब यहाँ पे आंसर देख ले भाई, क्या आंसर? आंसर यही है, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाएगी, जंतु कोशिका में कोशिका कला पाई जाती है। तो यहाँ पे अंतर आपको समझ लिख लेना, अंतर आपको पता चल जाएगा। सिंपल सा सवाल है, आसान सा, सिंपल सा भाई, आसान सा है। ठीक है, तो भाई अगला सवाल क्या है? यार केंद्रक के कार्य क्या होते हैं? बिल्कुल सिंपल सा भाई, केंद्रक। केंद्रक बेटा हर सेल के अंदर पाया जाता है, हर सेल के अंदर केंद्रक पाया जाता है। जैसे यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बता दूं एक पॉइंट तो आप समझ जाएंगे। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा बेटा, सबसे पहला पॉइंट अगर मैं यहाँ पे लिख दूं एक वर्ड, यहाँ पे अगर मैं यहाँ लिखूं प्रोकैरियोट, क्या लिखेंगे बेटा? प्रोकैरियोटिक सेल अगर लिखे, प्रोकैरियोटिक सेल ये लिखे अगर यहाँ पे प्रोकैरियोटिक सेल, इसे लिखेंगे बेटा प्रोकैरियोटिक। बिल्कुल ध्यान समझिए, बिल्कुल बेसिक चीज आपको बता रहे हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका, जो चीज आपको आ जाएगी वो किसी को नहीं आएगी, ये बात ध्यान रखना बेटा। प्रोकैरियोटिक कोशिका, ये पहला पॉइंट हो गया। ठीक है, और दूसरा पॉइंट हमारे पास होता है यूकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल बोलेंगे यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक कोशिका बोलते हैं, यूकैरियोटिक कोशिका। दोनों में अंतर क्या है समझिए जरा। सबसे बड़ा अंतर समझो बेटा, सबसे बड़ा अंतर, पहला अंतर बेटा यहाँ पे होता है, यहाँ पर केंद्रक का अभाव होता है, यहाँ पर केंद्रक का अभाव होता है। केंद्रक का क्या होता है? अभाव। पहला पॉइंट आप लिखेंगे केंद्रक का अभाव। यहाँ पर बेटा क्या होगा? केंद्रक पाया जाता है। यहाँ पर केंद्रक क्या होता है बेटा? पाया जाता है, केंद्रक यहाँ पे पाया जाएगा। दूसरा सबसे बड़ा अंतर समझो, दूसरा यहाँ पर कोशिकांग नहीं पाए जाएंगे। इसके अंदर कोशिकांग, क्या बोलेंगे? कोशिकांग। कोशिकांग मतलब माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक, राइबोसोम, जो भी चीजें होंगी, मतलब इसके अंदर कोशिकांग नहीं पाया जाएगा, कोशिकांग। और यहाँ पर बेटा क्या होगा? कोशिकांग पाया जाता है। यहाँ पर कोशिकांग क्या होगा? पाया जाता है, कोशिकांग पाया जाता है। तो सबसे बड़ा अंतर यही होता है यहाँ पर बेटा क्या होगा? केंद्रक झिल्ली, तीसरा पॉइंट, यहाँ पर केंद्रक झिल्ली या केंद्रक कला, केंद्रक झिल्ली बोले या केंद्रक कला, यहाँ पर अब्सेंट, निगेटिव मतलब क्या होता है? नहीं पाया जाता, निगेटिव मतलब नहीं पाया जाता। केंद्रक कला या केंद्रक झिल्ली प्रोकैरियोट में नहीं पाई जाती, यहाँ पर बेटा केंद्रक कला पाया जाएगा, या केंद्रक कला बोले, केंद्रक कला या केंद्रक झिल्ली,
केंद्रक कला या केंद्रक झिल्ली पाई जाती है। सबसे बड़ा अंतर आपको बता रहे हैं, अगर लिख देंगे आप एग्जाम में पूरा नंबर मिलेगा। हाँ बिल्कुल, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है भाई, न्यूक्लियस के अंदर। तो सबसे बड़ा अंतर भाई केंद्रक का। केंद्रक का बेटा मुख्य कार्य होता है कि कोशिका के फंक्शन को कंट्रोल करना। केंद्र का कार्य कोशिका के सभी कार्य का नियंत्रण करना। केंद्र का कार्य होता है कि केंद्र के अंदर डीएनए पाया जाता है और केंद्रक आनुवंशिक पदार्थ को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का कार्य करता है। केंद्रक के अंदर जीन पाया जाता है। केंद्रक सभी कोशिका का नियंत्रण केंद्र होता है। ठीक है, ये सारे पॉइंट मैंने आपको बता दिए। अगर आपने ध्यान से हमारी बात सुनी होगी तो आप ये कर ले जाएंगे। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं बेटा क्या है। यहाँ पे आंसर देख लेते हैं, क्या लिखा है। आंसर लिखा है केंद्रक आनुवंशिक लक्षणों की वंशागति तथा कोशिका की उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण करता है। जो मैंने बताया है वही यहाँ पे लिखा है और वही आपको एग्जाम में लिख के आना है। आंसर आपको बिल्कुल मिल जाएगा अच्छे तरीके से। हाँ ठीक है भाई, केंद्रक का डिवीजन कैरियोकाइनेसिस बिल्कुल सही है। यहाँ पे आंसर लिख लेना बेटा। केंद्रक का दो कार्य, आनुवंशिक लक्षणों की वंशागति तथा कोशिका के उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण करना होता है। ये बात ध्यान समझ ले भाई। ठीक है भाई, पूरा आंसर आपको मिलेगा, पूरा आंसर आपको मिलेगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल लिखा है प्रोटीन संश्लेषण कोशिका के किस कोशिकांग में होती है। बहुत अच्छा सवाल है भाई। अगर मैंने यहाँ पे कोई सेल बना दिया, बात को समझिए, अगर ये मैंने सेल बना दिया, कोई सेल बना दिया, सेल, ये कोई सेल है, सेल इसे बोलते हैं कोशिका। तो कोशिका में क्या पूछा है उसने, लिखा है प्रोटीन संश्लेषण कोशिका के किस कोशिकांग में होती है। बेटा अगर यहाँ पे ये मैंने बना दिया क्या भैया, राइबोसोम। क्या बना दिया, राइबोसोम्स। क्या बना दिया, राइबोसोम्स। तो आप लिखेंगे कैसे, कैसे आप एग्जाम में लिखेंगे कि कोशिका के अंदर राइबोसोम कोशिकांग पाया जाता है। राइबोसोम कोशिकांग प्रोटीन को बनाने में मदद करता है। ऐसे आप लिख देना एग्जाम में। मतलब कैसे लिखेंगे आप फिर से सुन लीजिए कि किसी कोशिका के अंदर, जिस कोशिका के अंदर राइबोसोम नाम का कोशिकांग पाया जाता है, वो राइबोसोम हर कोशिका के अंदर, हर सेल के अंदर प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है, प्रोटीन बनाने में सहायक होता है। ठीक है, ये आप लिखेंगे। ये राइबोसोम है, मैंने बना दिया राइबोसोम, ये राइबोसोम बना दिया। इसका काम होता है प्रत्येक कोशिका के अंदर, प्रत्येक कोशिका के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण करना होता है। प्रोटीन का संश्लेषण करना होता है। ऐसे आप चित्र बना के लिखेंगे तो चित्र पहली बार, इतिहास में पहली बार बनाएगा कोई तो आप बनाएंगे। ये बात ध्यान रखना, क्योंकि मैं चित्र बना बना के बता रहा हूं। अगर आप बना देंगे बेटा तो आप बिल्कुल जबरदस्त कर देंगे भाई। केंद्र का चित्र का बड़ा अपना अलग रोल होता है। आपसे लिख देगा सचित्र वर्णन कीजिए, प्रोटीन संश्लेषण कोशिका के किस कोशिका में पाया जाता है, इसका सचित्र वर्णन कीजिए चित्र के साथ। तो बेटा ऐसे बना देना, यहाँ पे ऐसे माइटोकॉन्ड्रिया बना देना, यहाँ पर ऐसे क्लोरोप्लास्ट बना देना, यहाँ पर ऐसे केंद्रक बना देना, ऐसे राइबोसोम बना देना, ऐसे लिख देना ये राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण करता है प्रत्येक कोशिका के अंदर। आपको पूरा नंबर मिल जाएगा, पूरा नंबर कोई काट नहीं पाएगा, कोई नहीं काटेगा। बिल्कुल एक एक पॉइंट बेटा जबरदस्त तरीके से आपको बता रहे हैं, बिल्कुल धुआंधार तरीके से। कैसे एग्जाम में आप लिखेंगे, बोर्ड के एग्जाम में कैसे लिख के आएंगे, अभी से प्रैक्टिस कर लीजिए, मजा आ जाएगा। चलिए आंसर देखते हैं जरा क्या लिखा बेटा। यहाँ पे आंसर हमारे पास क्या लिखा बेटा, राइबोसोम्स। क्या लिखा भाई, राइबोसोम्स हमारे पास आंसर हो गया है। राइबोसोम आंसर हो गया यहाँ पे। ठीक है, राइबोसोम याद करके जाना, राइबोसोम्स हमारे पास आंसर हो गया है अच्छे तरीके से, बिल्कुल बिल्कुल बेहतरीन तरीके से। हाँ बिल्कुल बिल्कुल कहते हैं भाई, कहते हैं। चलो भाई नेक्स्ट सवाल क्या हमारे पास, अच्छा सवाल बिल्कुल। अगला सवाल बेटा लिखा कोशिका कला का संगठन, रासायनिक संगठन बताइए। बेटा कोशिका कला को हम लोग सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। क्या बोलेंगे, सेल मेम्ब्रेन, इंग्लिश में सेल मेम्ब्रेन बोलेंगे, सेल मेम्ब्रेन कोशिका कला। कोशिका कला कैसे लिखेंगे आप एग्जाम में, कैसे लिखेंगे आप, अब हमारी बात ध्यान सुनिए। लिखेंगे आप एग्जाम में कोशिका कला प्रोकैरियोट और यूकैरियोट। अगर आप बोलेंगे कोशिका कला प्रोकैरियोट और यूकैरियोट,
दोनों कोशिका के अंदर पाई जाती है। कोशिका कला बोल रहा हूं बेटा, केंद्रक कला नहीं बोल रहा हूं, कोशिका कला। कोशिका कला प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में पाई जाती है, लिख लेना हमारी बात। लेकिन केंद्रक कला केवल और केवल यूकैरियोट में पाई जाती है, कभी प्रोकैरियोट में नहीं पाई जाती है, कभी प्रोकैरियोट में नहीं पाई जाती। अगला सवाल, कोशिका कला फास्फोलिपिड की बनी होती है, वसा की बनी होती है, प्रोटीन की बनी होती है, कार्बोहाइड्रेट। आप देखेंगे कोशिका कला फास्फोलिपिड कॉमा प्रोटीन कॉमा कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बनी होती है, ठीक है, इन सब चीजों से मिलकर के बनी होती है। ये चीज लिख लेना बेटा ध्यान से। कोशिका कला प्रोकैरियोट यूकैरियोट दोनों के अंदर पाई जाती है। कोशिका कला हमेशा प्रोटीन की बनी होती है, फास्फोलिपिड की बनी होती है, कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। मजा आ जाएगा लिख देंगे तो, ठीक भाई, ठीक है भाई, ठीक है। तो भाई आंसर देख लेते हैं जरा, क्या लिखा है आंसर यहाँ पे फटाफट। आंसर यहाँ लिखा है भाई, क्या लिखा है आंसर फटाफट देखिए जरा। देखा, कोशिका कला प्रोटीन तथा फास्फोलिपिड की परतों से बनी होती है, ऐसे लिख ले भाई। देखो जरा कैसे बनाएंगे चित्र, ऐसे एक छोटा सा चित्र आप बनाइएगा अपने कॉपी में। ऐसे चित्र चित्र जब आप बनाएंगे तो ऐसे मैं चित्र बना दे रहा हूँ, यहाँ पे चित्र की कारीगरी थोड़ा कर दे रहा हूँ बेटा, इसे ऐसे लिख दे रहा हूँ, ऐसे चित्र बना दिया ऐसे करके चित्र, ठीक है। आप चित्र बिल्कुल विधिवत बनाना, चित्र बिल्कुल ऐसे। इसके अंदर आपने क्या बना दिया, ऐसे आपने साइटोप्लाज्म बना दिया। चित्र लिख लेना बेटा, इसका नाम बेटा होता है कोशिका द्रव्य। चित्र बना लेना, कैसे आप लिखेंगे, कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य आप लिख देंगे। उसके बाद बेटा इसे लिख देंगे क्या बेटा, इसे लिख देंगे प्रोटीन, क्या लिख देंगे, प्रोटीन बना देंगे, प्रोटीन। उसके बाद आप क्या बना देंगे, ये अंदर वाले को बना देंगे फास्फोलिपिड, फास्फोलिपिड बना देंगे ऐसे, फास्फोलिपिड, फास्फोलिपिड प्लस इसी में क्या लिख लेंगे, कार्बोहाइड्रेट लिख लेंगे, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट लिख देंगे, ऐसे करके लिख लेंगे। आपका काम बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा और आपको पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा। और आप यहाँ इसके अंदर यहाँ पे लिख सकते हैं कोशिकांग भी लिख सकते हैं, इसके अंदर कोशिकांग बेटा ऐसे चित्र बना देंगे आप कोशिकांग में, मजा आ जाए। अब कोशिकांग में क्या क्या नाम लिखेंगे, पूरा नाम लिखो जरा। कोशिकांग में क्या लिखेंगे, जैसे आप कोशिकांग में लिख देना माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिकांग में आप लिख देना बेटा माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। आप यहाँ पे लिख देना राइबोसोम, क्या लिख देंगे, राइबोसोम लिख देना, चित्र बना के लिख देंगे, काम हो जाएगा आपका राइबोसोम। हिसाब क्या लिख देंगे, यहाँ पे केंद्रक लिख देंगे, केंद्रक लिख देंगे, केंद्रक। उसके बाद आप क्या लिख देंगे, गाल्जी काय लिख देंगे, गाल्जी काय लिख देंगे, गाल्जी काय लिख देंगे। उसके बाद आप हरित लवक लिख देंगे, हरित लवक लिख देंगे। ये सारे पॉइंट अगर आप लिख देंगे तो पूरा का पूरा नंबर आपको मिल जाएगा, मजा आ जाएगा। अब आप चित्र देख सकते हैं, आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। मनु प्रताप बेटा कुछ नहीं बताएंगे अभी, ठीक है, अभी जब जो आएगा वही पढ़ाएंगे। एक बार बेटा वीडियो को लाइक तो कर दो, एक बार वीडियो को लाइक कर दो बेटा, जरूर लाइक कर दीजिए। थंब लगा दी बेटा, थंब का निशान बना है उसी पे क्लिक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो बेटा। मनु प्रताप बेटा जब पढ़ाएंगे लाइव शो तो बताएंगे क्या होता है, ठीक है। पहले आप इसको करिए, ऐसे बनाइए, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो आगे चलते हैं हम लोग, स्क्रीनशॉट फटाफट। नेक्स्ट, चलो अगला सवाल खत्म हो गया, ठीक है भाई। चलो भाई हमने आज का पूरा का पूरा आपको बता दिया, बहुत सारी चीजें आपको बता दी हैं। एक बार बेटा वीडियो को लाइक कर दीजिए भाई फटाफट, ठीक है, ठीक है भाई। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। उम्मीद है बेटा कि आपको आज क्लास समझ में आई होगी। कल बेटा नेक्स्ट कल की क्लास में बेटा फिर से पढ़ाएंगे, उसको आप जरूर पढ़िए अच्छे तरीके से। जो जो चीज आपको पढ़ाया जा रहा है अच्छे तरीके से पढ़िए। आप इसको शेयर करिए, पूरे यूपी में जितना बच्चा सबको बताइए, सबको वीडियो को लिंक भेजिए, जितने आपके रिलेटिव से जितने बच्चे पढ़ने वाले हैं सबको लिंक भेजिए, सबको भेजो। बिल्कुल पढ़ाया जा रहा है, बिल्कुल जबरदस्त तरीके से। क्योंकि आपका जो एग्जाम होगा बोर्ड का उसके पहले पहले प्रैक्टिकल भी होता है, तो जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ ये आप प्रैक्टिकल में भी आसानी से बता पाओगे अगर आपने अच्छे तरीके से हमारी क्लास किया है, ठीक है भाई, अगर आपने किया है तो, ठीक है। ठीक है, बिल्कुल अर्पित पाल, बिल्कुल सही अर्पित।
ठीक है, डॉक्टर अर्पित पाल, ठीक है, थैंक्स। चल भाई, आज की क्लास कैसी लगी कमेंट के माध्यम से आप जरूर बताइए बेटा। बाकी अगली क्लास में क्लास बेटा मत छोड़िए, क्योंकि जो जो टॉपिक पढ़ाया जा रहा है बिल्कुल बेहतरीन तरीके से, अगली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होगी आपके लिए, जरूर उसमें लाइव आइए। ठीक है भाई, चलिए आज की बस क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद सो मच। बाकी अगर किसी बच्चे को कोई समस्या हो तो आप अपना कमेंट जरूर डालिए, कमेंट में अपनी बात जरूर बताइए, उसको सॉल्व किया जाएगा। ठीक है भाई, चलो भाई, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, धन्यवाद, जय हिंद।